हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्मन स्टेन के बारे में कि लिस्मन स्टेन क्या होता है, इस लिस्मन स्टेन की हमें कब जरूरत पड़ती है और लिस्मन स्टेन का कंपोजिशन क्या होता है और कंपोजिशन में जितने कंपोनेंट आते हैं उन सभी कंपोनेंट का अलग अलग क्या क्या फंक्शन है। और इसके साथ ही साथ हम यह डिस्कस करेंगे कि लिस्मन स्टेन किस फैमिली से बिलोंग करता है और ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इस फैमिली को हम कहाँ पे यूज करते हैं, A to Z इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ भी नहीं छूटेगा लिस्मन स्टेन से रिलेटेड, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और समझ जाइएगा कि लिस्मन स्टेन एक्चुअल में क्या होता है और इसका यूज कहाँ पे हम करते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करें। लिस्मन स्टेन के बारे में सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, लिस्मन स्टेन एक फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली का नाम है रोमानोव्स्की स्टेन। मतलब रोमानोव्स्की स्टेन एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर हमारा आता है लिस्मन स्टेन। ठीक है, तो रोमानोव्स्की स्टेन क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। रोमानोव्स्की जो स्टेन होता है एक तरह का पॉलीक्रोमेटिक स्टेन होता है जिसमें कि बहुत सारे स्टेन आते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेन का एक ग्रुप होता है क्या, रोमानोव्स्की स्टेन। थोड़ा रोमानोव्स्की स्टेन के बारे में और पढ़ लेते हैं कि और इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और रोमानोव्स्की स्टेन कहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। रोमानोव्स्की स्टेन के बारे में सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि यह एक पॉलीक्रोमेटिक स्टेन होता है। पॉलीक्रोमेटिक स्टेन का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है बहुत सारा, क्रोमेटिक मतलब कलर, मतलब रोमानोव्स्की स्टेन में बहुत सारे कलर प्रेजेंट रहते हैं। तो आइए इसके कंपोजिशन को देखते हैं और एक्चुअल में समझ लेते हैं कि रोमानोव्स्की स्टेन में कौन कौन से कलर प्रेजेंट रहते हैं। कंपोजिशन को हमने यहाँ पे दिखाया है, इसमें जो सबसे पहला है वो है बेसिक मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, या फिर दूसरा इसी के जगह पे हमने लिखा है मिथाइलिन एज्योर, इसी को हम बोलते हैं एज्योर बी। याद रखिएगा हमने इसमें क्या लिखा है, बेसिक मिथाइलिन ब्लू, मतलब ये जो मिथाइलिन ब्लू हमने लिखा है वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, इसके जगह पे हम यूज कर सकते हैं मिथाइलिन एज्योर, जिसको हम एज्योर बी बोलते हैं, या फिर मिथाइलिन एज्योर बी बोलते हैं। एज्योर बी क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये जो मिथाइलिन ब्लू है इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म एज्योर बी होता है। मिथाइलिन ब्लू का ऑक्सीडाइज फॉर्म एज्योर बी होता है। ये हमारे सेल्स के जो न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारा ये सेल हो गया, सेल के बीच में हमारा जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को स्टेन करता है क्या, मिथाइलिन ब्लू स्टेन करता है। ठीक है, और दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है इयोसिन वाई, वाई भी लिखा है यहाँ पे, इयोसिन वाई। इयोसिन जो वाई होता है एसिडिक नेचर का होता है और हमारे सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है उसको स्टेन करता है क्या, इयोसिन हमारे साइटोप्लाज्म को स्टेन करने का काम करता है। एक पॉइंट इसमें समझना जरूरी है कि जो इयोसिन वाई लिखा है, यहाँ वाई क्यों लिखा है। एक्चुअल में होता क्या है, इयोसिन दो टाइप के होते हैं, इयोसिन वाई होता है और इयोसिन बी होता है। तो इयोसिन वाई जो होता है यहाँ पे यूज किया जाता है रोमानोव्स्की स्टेन में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि रोमानोव्स्की स्टेन का जो कंपोजिशन है इसमें मिथाइलिन ब्लू होता है और इयोसिन वाई रहता है। मिथाइलिन ब्लू जो होता है हमारे सेल्स के न्यूक्लियस को स्टेन करने का काम करता है और इयोसिन जो होता है हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म को स्टेन करने का काम करता है। रोमानोव्स्की स्टेन के कंपोजिशन को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि रोमानोव्स्की स्टेन कितने टाइप्स का होता है। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है लिस्मन स्टेन। लिस्मन स्टेन वही लिस्मन स्टेन जिसको हमको डिटेल में पढ़नी है। दूसरा है राइट स्टेन, तीसरा है जिम्सा स्टेन, चौथा है फील्ड स्टेन, छठवां है जेनर स्टेन, सातवां जो है वो है मे ग्रूनवाल्ड स्टेन। जितने भी टाइप्स के हमने स्टेन लिखे हैं इसमें एक पॉइंट कॉमन याद रखिएगा कि सभी स्टेन का जो कंपोजिशन वो होगा उस कंपोजिशन में मिथाइलिन ब्लू और इयोसिन ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, रोमानोव्स्की स्टेन से। और रोमानोव्स्की स्टेन का जो कंपोजिशन है वो है मिथाइलिन ब्लू और इयोसिन। अब हम आगे देख लेते हैं कि ये जो रोमानोव्स्की स्टेन होता है कहाँ पे यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है कि ब्लड सेल्स मॉर्फोलॉजी, मतलब हमारे जो ब्लड में अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अगर उनका मॉर्फोलॉजी का स्टडी करना है, मतलब उनके साइज के बारे में स्टडी करना है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना है, उसके शेप के बारे में स्टडी करना है, तो हम रोमानोव्स्की स्टेन का यूज कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे लिखा है डीएलसी। डीएलसी का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, हमें पता है कि हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी में 5 तरह के सेल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स होता है, इस्नोफिल होता है, बेसोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है।
तो डीएलसी में हम यह देखते हैं कि हमारे ब्लड में जो टोटल डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, उस डब्ल्यूबीसी में अलग अलग डब्ल्यूबीसी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, मतलब न्यूट्रोफिल का परसेंटेज कितना है, इस्नोफिल का परसेंटेज कितना है, मोनोसाइट का परसेंटेज कितना है, लिम्फोसाइट का, और जितने भी सेल्स हैं सारे सेल्स का कितना कितना परसेंटेज है, यही हम देखते हैं डीएलसी में। मतलब शॉर्ट में ये समझ लीजिए, किसी भी पेशेंट का अगर डीएलसी करना है उसके ब्लड का, तो हम रोमनॉस्की स्टेन का यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हुआ है तो उस मलेरिया वाले पेशेंट का ब्लड लेकर के उसका स्मेयर बना करके रोमनॉस्की स्टेन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस पैरासाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं और एक्चुअल में उसको बता सकते हैं कि आपको मलेरिया हुआ है कि नहीं। अगला पॉइंट है सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट का स्टडी करना है, मतलब हमें पता है कि हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। अगर उन सभी कंपोनेंट का स्टडी करना है तो आप रोमनॉस्की स्टेन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा भी रोमनॉस्की स्टेन के बारे में, और हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो रोमनॉस्की स्टेन है उसी का सदस्य है लिस्मन स्टेन। अब हम समझते हैं कि लिस्मन स्टेन एक्चुअल में क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसकी हमको जरूरत कब पड़ती है, और साथ ही साथ कैसे स्टेनिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सारा कुछ डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना फिर से क्या लिस्मन स्टेन। अभी तक तो हमने रोमनॉस्की स्टेन के बारे में पढ़ा, मतलब लिस्मन स्टेन जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा था उस फैमिली के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लिस्मन स्टेन के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक हमने देखा कि लिस्मन स्टेन रोमनॉस्की फैमिली से बिलोंग करता है। अब हम बात करेंगे लिस्मन स्टेन के बारे में एकदम डिटेल। तो सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ लिस्मन स्टेन, मतलब लिस्मन स्टेन किन किन चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन सा जो इसका कंपोनेंट है, क्या क्या काम करता है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसके कंपोजिशन में पहला है मिथाइलिन ब्लू या फिर एज्योर बी। ये बेसिक नेचर का होता है, फिलहाल बस इतना याद रखिएगा। अगला पॉइंट है इसमें इयोसिन वाई। इयोसिन वाई जो होता है एसिडिक नेचर का होता है। अगला जो है वो है एसीटोन फ्री मेथेनॉल, मतलब इसमें मेथेनॉल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं तीनों का अलग अलग काम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिथाइलिन ब्लू के बारे में। तो मिथाइलिन ब्लू जो होता है बेसिक कंपोनेंट होता है। जो बेसिक कंपोनेंट है तो हमारे सेल्स के एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा, और हमारे सेल्स का एसिडिक कंपोनेंट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मतलब ये जो हमारा मिथाइलिन ब्लू है किसको स्टेन करेगा, न्यूक्लियस को स्टेन करेगा, ठीक है। जो इयोसिन वाई है एसिडिक नेचर का है। जो एसिडिक नेचर का है तब ये हमारे सेल्स के बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा, और बेसिक कंपोनेंट में क्या आता है, साइटोप्लाज्म, मतलब इयोसिन साइटोप्लाज्म को स्टेन करने का काम करेगा। अगला है एसीटोन फ्री मेथेनॉल। एसीटोन फ्री मेथेनॉल में 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट ए एज अ फिक्सेटिव काम करता है, कहने का मतलब अगर हमारे ब्लड में जो सेल्स रहते हैं अगर बॉडी से बाहर आ जाते हैं तो उनका मॉर्फोलॉजी चेंज होने लगता है। तो उसका मॉर्फोलॉजी चेंज ना हो, उसको हम इजीली एक्यूरेट रिपोर्ट कर पाए, इसके लिए मेथेनॉल यूज करते हैं। ये मेथेनॉल उसको उसके मॉर्फोलॉजी को फिक्स करने का काम करता है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, इस सॉल्वेंट का भी काम करता है। सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे जो मिथाइलिन ब्लू है, इयोसिन है, इन दोनों को घोलने का काम करता है कौन, मेथेनॉल। मतलब जो हमारा मेथेनॉल है एज अ फिक्सेटिव काम करता है और एज अ सॉल्वेंट भी काम करता है। एक पॉइंट और याद रख लीजिए, यहाँ पे लिखा है एसीटोन फ्री, मतलब एसीटोन उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब जो मेथेनॉल हम यूज कर रहे हैं उस मेथेनॉल में अगर एसीटोन रहेगा तो एसीटोन क्या करेगा, हमारे सेल्स के मॉर्फोलॉजी को खराब कर देगा, मतलब डैमेज कर देगा। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया गया है कि मेथेनॉल जो हम यूज करेंगे उस मेथेनॉल में एसीटोन नहीं रहना चाहिए। आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लिस्मन स्टेन के बारे में, मतलब ये हमारा जो लिस्मन स्टेन है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। कहने का मतलब ये है, इसमें हम क्या समझेंगे, हम यह समझेंगे कि जब हम किसी पेशेंट से ब्लड निकाल करके उसका हम स्लाइड बना लेते हैं, ब्लड स्मेयर बना लेते हैं, उस ब्लड स्मेयर को ड्राई करने के बाद स्टेनिंग रैक पे रख करके जब हम उस पे लिस्मन स्टेन अप्लाई करते हैं तो लिस्मन स्टेन के जो कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हमारे सेल्स के अलग अलग पार्ट को कैसे स्टेन करते हैं, मतलब कौन सा कंपोनेंट हमारे सेल के कौन से पार्ट को स्टेन करता है, क्यों उसी पार्ट को स्टेन करता है और कौन सा कलर देता है। प्रिंसिपल ऑफ लिस्मन स्टेन में हम यही देखेंगे। तो हमने पहले अभी जस्ट बताया आपको
कि इसके कंपोनेंट में मिथाइलिन ब्लू है, ईओसिन है, एसीटोन फ्री मेथेनॉल है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने तो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हम थोड़ा सा सेल के बारे में समझ लेते हैं। सेल में एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए हमारा एक सेल है। ठीक है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये जो न्यूक्लियस रहता है ये न्यूक्लियस एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर है तो इस पे माइनस चार्ज रहता है और बेसिक नेचर है तो इस पे प्लस चार्ज रहता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इसी पे बेस्ड है लिस्मेन-स्टेन का प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, साइटोप्लाज्म बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का है तो इस पे प्लस चार्ज रहेगा। ठीक, न्यूक्लियस क्या होता है, एसिडिक नेचर का है, इस पे माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं। ये जो मिथाइलिन ब्लू है वह बेसिक नेचर का है और बेसिक नेचर का है तो इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज। अगला है ईओसिन, ईओसिन एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है तो कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज। ठीक है, यहाँ पे जो अगला है एसीटोन फ्री मेथेनॉल, इसके बारे में तो हमने बता दिया कि एज ए फिक्सेटिव काम करता है और साथ ही साथ एज ए सॉल्वेंट काम करता है। अभी हमने देखा कि हमारे स्टेन के कंपोनेंट में मिथाइलिन ब्लू जो बेसिक नेचर का होता है इस पे प्लस चार्ज रहता है और ईओसिन जो एसिडिक नेचर का होता है माइनस चार्ज रहता है, साइटोप्लाज्म पे प्लस चार्ज और न्यूक्लियस पे माइनस चार्ज रहता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें किसी पेशेंट का ब्लड लेकर के उसका स्मेयर बना लेना है, उस स्मेयर को ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद उस स्मेयर को स्टेनिंग रैक पे रख देना है। स्टेनिंग रैक पे रखने के बाद लिस्मेन स्टेन हम उस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिस्मेन स्टेन अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इस लिस्मेन स्टेन और सेल्स के बीच में कुछ रिएक्शंस होंगे, या फिर हम ऐसे कहें कि ये जो कलर है लिस्मेन स्टेन इस सेल के कंपोनेंट को कलर देने का काम करेगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि लिस्मेन स्टेन के कंपोनेंट का कौन सा पार्ट हमारे सेल के कौन से कंपोनेंट को स्टेन करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लिस्मेन स्टेन उस स्लाइड पे अप्लाई करेंगे तो उस स्लाइड पे हमको पता है कि हमारे उस स्लाइड पे हमारे ब्लड सेल्स प्रेजेंट है और ब्लड सेल्स में साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मिथाइलिन ब्लू की बात कर लेते हैं। ये जो मिथाइलिन ब्लू होता है इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो ये हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो नेगेटिव चार्ज हमारे सेल्स के कंपोनेंट में कहां पे है, न्यूक्लियस पे है। न्यूक्लियस हमारा एसिडिक नेचर का होता है, इस पे चार्ज कौन सा होता है, माइनस चार्ज होता है, तो हमेशा ये माइनस चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हमेशा माइनस चार्ज की तरफ जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे सेल्स के न्यूक्लियस को स्टेन कौन करता है, मिथाइलिन ब्लू करता है। किस कलर का करता है ये भी देख लेते हैं, तो ये ब्लू कलर का करता है। ठीक है, या फिर वायलेट कलर का करता है। कहने का मतलब मिथाइलिन ब्लू हमारे सेल्स के न्यूक्लियस को ब्लू कलर का या फिर वायलेट कलर का स्टेन करने का काम करता है। अगला पॉइंट है ईओसिन। ईओसिन पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। एक इधर अट्रैक्ट होगा, एक अट्रैक्ट होगा हमारे साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म पे चार्ज है वो प्लस चार्ज है, मतलब माइनस वाला हमेशा प्लस की तरफ जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं ईओसिन जो है साइटोप्लाज्म को स्टेन करने वाला है। किस कलर का स्टेन देगा, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो पिंक कलर का देगा, ठीक है, या फिर रेड कलर का देगा। पिंक कलर का देगा या फिर रेड कलर का देगा या फिर रेडिश पिंक कलर का हमारे साइटोप्लाज्म को ये स्टेन करने वाला है ईओसिन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा प्रिंसिपल ऑफ लिस्मेन स्टेन का मतलब हमारे लिस्मेन स्टेन में जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट हमारे सेल्स के अलग अलग कंपोनेंट को कैसे स्टेन करते हैं, क्यों उसी कलर का स्टेन करते हैं, कैसे कैसे होता है, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। और लास्ट में था एसीटोन फ्री मेथेनॉल। तो एसीटोन फ्री मेथेनॉल को हमने पहले ही बता दिया कि एज अ फिक्सेटिव काम करता है और साथ ही साथ एज अ सॉल्वेंट काम करता है। तो फ्रेंड्स लिस्मेन स्टेन के प्रिंसिपल के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसके प्रोसेस के बारे में, मतलब लिस्मेन स्टेन का यूज कैसे कैसे करते हैं। स्टेनिंग का प्रोसेस देखने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब स्टेनिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसमें एक बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो बफर सॉल्यूशन किन चीजों से मिलकर बना होता है और इस बफर सॉल्यूशन का काम क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बफर सॉल्यूशन का क्या कंपोजिशन है। सबसे पहले बफर सॉल्यूशन में जो पाया जाता है वो डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट पाया जाता है। दूसरा
पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट पाया जाता है। तीसरा जो कंपोनेंट है डिस्टिल वाटर पाया जाता है। कहने का मतलब इन दोनों को कंपोनेंट को आपस में घोलने के लिए डिस्टिल वाटर का हम यूज करते हैं। एक्चुअल में इस बफर सॉल्यूशन का काम क्या होता है, ये पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है। और इसका पीएच कितना होता है, 6.8 पीएच होता है इसका बफर सॉल्यूशन का, उस बफर सॉल्यूशन का जो कि लिस्बन स्टेन में यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रोसेस करते समय मतलब स्टेनिंग प्रोसेस करते समय 6.8 पीएच आपको मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशन का यूज करना पड़ेगा। अगर आप पीएच मेंटेन किए रहेंगे तो आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रॉपर तरीके से स्टेन ले लेगा और हम सेल्स को प्रॉपर तरीके से एक्यूरेटली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में कि स्टेनिंग प्रोसेस कैसे। अब हम देखेंगे कि लिस्बन स्टेन का यूज करके हम ब्लड स्मेयर स्लाइड को कैसे स्टेन करते हैं। इसके लिए आपको किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेकर के एक स्मेयर बनानी पड़ेगी। उस स्मेयर को सबसे पहले आपको ड्राई करवा लेना है। ड्राई जैसे ही हो जाता है उस ड्राई स्मेयर को आपको स्टेनिंग रैक पे रख देना है। स्टेनिंग रैक पे क्या करना है, हम पॉइंट वाइज मेंशन यहाँ पे किए हैं कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पहला पॉइंट इसमें है प्लेस द ड्राई स्मेयर ऑन द स्टेनिंग रैक, मतलब आपको जो ड्राई स्मेयर है स्टेनिंग रैक पे रख देना है। उसके बाद अप्लाई द स्टेन एंड वेट 2 मिनट। उसके बाद हमारा जो लिस्बन स्टेन है उस पे अप्लाई करना है। याद रखिएगा कि अगर लिस्बन स्टेन अप्लाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट का याद रखिएगा कि ये हमारा स्लाइड हो गया, इस पे आपने बनाया है स्मेयर, ठीक है, टंग शेप का बनाया है। तो आपका जितने दूर में जितने एरिया में आपका ब्लड स्मेयर फैला है उतने एरिया में ही लिस्बन स्टेन को अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं कि पूरे स्लाइड पे अप्लाई कर दें, इससे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम तो कुछ ज्यादा नहीं होती, बस आपका जो लिस्बन स्टेन है ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपका जितने दूर में ये स्मेयर फैला हुआ है उतने दूर में हमको लिस्बन स्टेन उस पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद हमको 2 मिनट तक वेट करना है, 2 मिनट तक वेट करना है, ठीक है। ये जो 2 मिनट हम बता रहे हैं किसी किसी कंपनी में जो लिटरेचर आता है उस लिस्बन स्टेन के बॉक्स में उसके अकॉर्डिंग कहीं कहीं 1 से 2 मिनट रहता है। तो आप जब भी लिस्बन स्टेन यूज करें उस कंपनी का एक लिटरेचर जरूर देख लें कि उस लिटरेचर के अकॉर्डिंग उसमें टाइम क्या दिया है कि कितने समय बाद हम कैसे कैसे प्रोसेस करना है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही 2 मिनट हो जाता है वैसे ही हम इक्वल नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ बफर जो हमने अभी जस्ट बताया पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर जो यूज करते हैं तो उस पे बफर अप्लाई करना है। कितना बफर डालना है, जितना हमने लिस्बन स्टेन के ड्रॉप्स डाले थे उस स्लाइड पे उतना ही बफर के ड्रॉप्स डालने हैं। बफर के ड्रॉप्स डाल दिए, अब क्या करना है आपको उसको मिक्स कर देना है, मतलब कि आपने जो लिस्बन स्टेन डाला है और जो बफर डाला है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। जैसे ही मिक्स हो जाते हैं 8 से 10 मिनट तक वेट करना है, ठीक है। जैसे ही 8 से 10 मिनट हो जाता है अपने स्लाइड को जेंटली वॉश कर लेना है, आराम से वॉश करना है कि हमारा ब्लड स्मेयर धुले ना, ठीक। जैसे ही हम वॉश कर लेते हैं, वॉश करने के बाद उस स्लाइड को हम ड्राई करवा लेते हैं। ड्राई जैसे ही करवा लेते हैं हमारा जो स्लाइड है एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाता है। इसमें तो हमने स्टेप बाय स्टेप लिख करके बताया है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से ओरली ही सुन सकते हैं कैसे करना है। आपको पहले एक ब्लड स्मेयर बना लेना है। ब्लड स्मेयर बनाने के बाद क्या करना है, आपको उसको स्टेनिंग रैक पे रख देना है। स्टेनिंग रैक पे रखने के बाद उस पे जितने एरिया में हमारा स्मेयर फैला हुआ है उतने एरिया में हमको सिर्फ लिस्बन स्टेन को उस पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद 2 मिनट तक वेट करना है। वेट करने के बाद आपको बफर सोल्यूशन अप्लाई करना है। बफर सोल्यूशन आपको इक्वल नंबर में अप्लाई करना है, मतलब लिस्बन स्टेन जितना यूज किए थे उतना ही बफर सोल्यूशन भी यूज करना है। उसके बाद 8 से 10 मिनट तक वेट कर लेना है आपको। ये जो 8 से 10 मिनट हम बता रहे हैं, अलग अलग कंपनी के जो लिस्बन स्टेन आते हैं उसमें थोड़ा बहुत टाइम का वेरिएशन हो सकता है। तो जब भी आप यूज करें तो उस कंपनी का जो लिटरेचर है एक बार जरूर देख लें। वैसे 8 से 10 मिनट हर कंपनी में लगभग रहता ही है। 8 से 10 मिनट जैसे ही हो जाता है वैसे ही उसके बाद आपको स्लाइड को जेंटली वॉश कर लेना है। वॉश करते समय ध्यान देना है कि जो नल है, नल का जो प्रेशर पानी जो आ रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर ना रहे, नहीं तो आपका क्या हो सकता है जो स्मेयर है वो खराब हो सकता है। फिर क्या होगा, जब हमने वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद हम उस स्लाइड को ड्राई करवा लेंगे। जैसे ही स्लाइड ड्राई हो जाता है वो स्लाइड हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस प्रोसेस को
कि लिस्मिन स्टेन का प्रोसेस कैसे करते हैं और कैसे हम स्लाइड को स्टेन करते हैं। ठीक है, स्टेन करने के बाद उसमें आरबीसी कैसा दिखता है, डब्ल्यूबीसी कैसा दिखता है, डब्ल्यूबीसी के जो अलग अलग पार्ट है जैसे न्यूट्रोफिल है, इस्नोफिल है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, वो कैसे कैसे दिखते हैं, प्लेटलेट कैसे दिखते हैं, अभी तक आपने ये नहीं देखा है तो इसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसमें हमने एकदम डिटेल में बात किया है कि न्यूट्रोफिल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इस्नोफिल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, सारा कुछ उसमें हमने मेंशन किया, उसका फंक्शन क्या है, उसका साइज क्या है, सब कुछ उसमें हमने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।